हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी दिसंबर 2018 का प्रीवियस पेपर। इसका अध्ययन हम कई भागों में कर रहे हैं। इसका पहला भाग अपलोड हो चुका है, यह इसका दूसरा भाग है। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर, सिलेबस, अनेक एग्जाम के बेस्ट बुक रिव्यू तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहले भाग में हमने 51 प्रश्न किए थे, तो आज हम उसके आगे का प्रश्न देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम होगा बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो है हरिवंश राय बच्चन का है 1969 ईस्वी। उसके बाद टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का 1986 ईस्वी। सहचर है समय रामदरस मिश्र का 1991 ईस्वी। और आज के अतीत भीष्म साहनी का 2003 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी, रस 2री शताब्दी भरत मुनि, अलंकार जो है 6ठी शताब्दी भामह, और रीति जो है 8वीं शताब्दी वामन, और ध्वनि 9वीं शती आनंद वर्धन। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। सबसे पहले काव्यादर्श दंडिका 7वीं शताब्दी, आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक 9वीं शती, और राजशेखर का काव्य मीमांसा जो है 9वीं शती का उत्तरार्ध, और कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम 10वीं शती। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम है बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी, मैथ्यू आर्नल्ड जो है 1822 ईस्वी, और ऑस्कर वाइल्ड 1856 ईस्वी, और आई रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क। स्थापना है काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। तर्क है क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो इसका जो सही कुट होगा ए होगा, ए सही और आर गलत। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है, यह कथन जो है सत्य है, क्योंकि सहृदय यानी पाठक या दर्शक को काव्य से या नाटक देखने से जो भाव उत्पन्न होता है वह आनंद की अनुभूति कराता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, न कि पश्चिमी शास्त्रों में। अतः जो तर्क है वो गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, रस न तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है और ना सविकल्पक। तर्क है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसका सही कूट होगा बी, यानी ए सही और आर गलत है। रस न तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है और न सविकल्पक। कथन सही है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, विभत्स आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए इस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है। जबकि तर्क में दिया गया है इस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है, जो असत्य है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। तर्क है क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो इसका सही कूट होगा डी, यानी कि ए और आर स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। तर्क है क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होती है। तो इसका सही कूट होगा बी, ए और आर दोनों सही है। कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है, सही है, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य से समन्वित होती है। दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है। तर्क है क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कोरी कल्पना है। तो इसका सही कूट होगा सी, ए और आर दोनों गलत। स्थापना और तर्क दोनों गलत है। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है, यह कथन गलत है, क्योंकि मिथक शास्त्र काल्पनिक संरचना है जो रूढ़िवादी होती है। तर्क क्योंकि यह एक
असत्य कथा है, मिथ्या अथवा कोई कल्पना है, गलत है, क्योंकि मिथक शास्त्र में भी कुछ सत्य कथा तथा कुछ यथार्थवादी तथ्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन है संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था को अस्थायित्व प्राप्त होता है। तर्क है क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थायी भाव के सहायक और वर्धक होते हैं। तो इसका सही कूट होगा बी। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। तर्क है क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका सही कूट होगा ए और आर दोनों गलत। छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है, सही नहीं है, इसलिए कि छायावाद में प्रकृति चित्रण, सौंदर्य बोध तथा रहस्यवाद के साथ मानसल प्रेम तथा देश प्रेम की भावना विद्यमान है। क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, अतः दोनों जो है स्थापना और तर्क गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। तर्क है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोण बिंबों का खेल कोड़ी आतिशबाजी का काम है। तो इसका सही कूट होगा ए। ए सही और आर सही, दोनों तर्क और स्थापना दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। तर्क है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो इसका सही कूट होगा डी। दोनों ए और आर दोनों स्थापना और तर्क दोनों गलत है। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, गलत है, क्योंकि वीरता का अनुकरण संभव है पर अभ्यास आदि से, न कि मन की प्रसन्नता उधार लेकर, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल के साथ मनोबल से भी है, अतः ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है परंपरा रूढ़ी पालन आधुनिकता की पक्षधर है। तर्क है क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध है। तो इसका सही कूट होगा ए सही और आर गलत। स्थापना सही और तर्क गलत है। परंपरा रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति तो है किंतु परिवर्तन का निषेध नहीं होता है, अतः कथन ए सही और आर जो है गलत है, तर्क। अगला प्रश्न है, अभिकथन है उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। तर्क है क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। तो इसका सही कूट होगा डी। ए सही और आर दोनों सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। तर्क है लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका सही कूट होगा ए सही और आर गलत है। सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं क्योंकि इनका कल्पना से कोई संबंध होता है, तभी तो काव्य में कवि द्वारा कल्पना करके जीव जगत नायिका वर्णन विरह वर्णन में चमत्कारपूर्ण उक्तियां कहता है, अतः कथन ए सही और तर्क आर गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। तर्क है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। तो इसका सही कूट होगा बी। ए गलत और आर सही है। स्थापना गलत है और तर्क जो है सही है। क्लासिक यानी कि प्राचीन या शास्त्रीय नाटक देश कालातीत नहीं होता, यह कथन गलत है। क्लासिक नाटक देश कालातीत होता है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है, अतः कथन ए गलत और तर्क आर जो है सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क है इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गहरे मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा। तो इसका सही कूट होगा सी। ए सही और आर गलत। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया यानी कि आदर्श राज्य है, सही है, जबकि इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गहरे मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है, यह तर्क जो है गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है मैथिली चंद्रगुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता है। तर्क है इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। तो इसका जो सही कूट होगा ए होगा, यानी कि ए सही और आर गलत। स्थापना सही और आर तर्क जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है
ब्रह्म कल्पना और प्रतिज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। तर्क है, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। तो इसका सही कूट होगा डी, यानी कि ए सही और आर दोनों सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। भ्रम कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देता है, आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। सही है, क्योंकि इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक है आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। तर्क है, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो इसका सही कूट होगा ए सही और आर गलत। वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक है आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, कथन सत्य है। तर्क, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति है, किंतु तर्क में दिया गया है सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है, अतः यह जो है गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाइयां दिखाई पड़ी। तर्क, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। तो इसका सही कूट होगा सी, ए सही और आर गलत। स्थापना सही और तर्क गलत है। प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिसमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाइयां दिखाई पड़ी, कथन सही है। जबकि तर्क, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है, गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो इसका सही कूट होगा डी, यानी कि ए सही और आर गलत है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी में कल्पना भाव प्रवणता अत्यधिक होने से हमें वास्तविक जगत एवं मिथ्या जगत को समझने में सहायक तो है, किंतु कहानी में अपनी क्षमता से अधिक भाव तथा दशा बताई जाती है, अतः कहानी छोटे मुंह बड़ी बात की लोकोक्ति को सत्य करती है। लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित कर सकती है, अतः दिया गया तर्क गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है। तर्क है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। तो इसका सही कूट होगा सी, ए सही और आर गलत। स्थापना सही है और तर्क गलत है। नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, किंतु पुरुष अस्तित्व के विसंगतियों में नारी की मनोस्थिति तथा सामाजिक दशा को दर्शाता है, न कि नकारता है, अतः तर्क जो है गलत है। अगला प्रश्न है, पंत को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए लोकापतन, बी चिदंबरा, सी गीतांश और डी ग्राम्या। तो इसका सही आंसर होगा बी चिदंबरा। पंत की कृति चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1868 ईस्वी में प्रदान किया गया। पंत हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं लोकायतन, पल्लव, ग्राम्या, स्वर्ण किरण आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ए में है, जाके मुंह माथा नहीं ना ही रूप कुरूप। तो ये जो पंक्ति है कबीर की। बी में है, अमन जाति कवित अशकिन्हा मको यह रहे जगत मह चिन्हा। ये जो है जायसी का है, तो बी का पहला। सी है, हरि और राजनीति पढ़ी आए। तो ये जो है सुर का है, यानी सी का तीसरा। और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये जो है तुलसी का है, तो डी का चौथा। तो इसका सही कूट होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो अलंकार प्रकाश जो है भूषण का है, ए का पांचवा। अंग दर्पण जो है रसेली आलम का है, सी का दूसरा। और रतन हजारा रसनिधि का है, तो डी का चौथा। इसका सही कूट होगा बी
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो पश्चिमी पहाड़ी जो है शिमला यानी ए का तीसरा, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल यानी बी का पहला, भोजपुरी गाजीपुर यानी सी का चौथा, और मगही पटना यानी डी का दूसरा। तो इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अष्टयाम नाभादास यानी ए का दूसरा, वीर सिंह देवचरित जो है केशव दास का है यानी बी का तीसरा, रस मंजरी नंददास का है तो सी का पांचवा, और केलीमाल जो है हरिदास का है तो ये डी का जो है पहला, और इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। तो इसका सही मेल होगा गुरु नानक तलवंडी यानी ए का चौथा, दादू दयाल जो है अहमदाबाद यानी कि बी का पहला, धर्मदास बांधवगढ़ तो सी का तीसरा, और सुंदरदास दौसा यानी कि डी का दूसरा। इसका सही कूट होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भाषा भूषण जसवंत सिंह का यानी कि ए का तीसरा, अलंकार पंचाशिका मतीराम का है बी का पहला, विष्णु पद कीर्तन जो है रसनिधि का है तो सी का पांचवा, और रस विलास जो है चिंतामणि का है तो डी का चौथा, और इसका सही कूट होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा स्वामी हरिदास मधुरोपासक तो ए का तीसरा, मलुकदास निर्गुणोपासक बी का पहला, कढ़प्पा निरीश्वरवाद यानी सी का दूसरा, और कुतुबन एकेश्वरवादी डी का पांचवा। इसका सही कूट होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नदी की बांक पर छाया जो है अज्ञे का, और आज नदी बिल्कुल उदास थी केदारनाथ अग्रवाल का यानी बी का तीसरा, ठंडा लोहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यानी सी का पहला, ठंडा लोहा जो है धर्मवीर भारती का है तो सी का चौथा, और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है तो डी का पहला। इसका सही कूट होगा बी। इसका सही कूट होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, ये जो है आत्मजयी का नचिकेता यानी कि ए का चौथा, कामाध्यात्म के प्रश्न से ये जो होगा उर्वशी का जूझता पात्र पुरूरवा यानी बी का तीसरा, युद्ध के प्रश्न से संशय की एक रात का जूझता पात्र राम यानी सी का दूसरा, और अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष रत पात्र जो है कामायनी का मनु यानी कि डी का पहला। तो इसका सही कूट होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा रामधारी सिंह दिनकर का है दिल्ली,
यानी ए का चौथा। राम कुमार वर्मा का पथिक एकलव्य, तो बी का पहला। राम नरेश त्रिपाठी का पथिक है, यानी सी का दूसरा। और केदारनाथ सिंह का जमीन पक रही है, यानी डी का तीसरा। और बात बोले की जो कविता है ये शमशेर का है, तो इसका सही कुट होगा डी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही मेल होगा, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो ये जो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ए का पांचवा। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। ये जो है महादेवी वर्मा के बारे में है, तो बी का पहला। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ये जो कथन है ये सुमित्रानंदन पंत के संबंध में है, तो सी का तीसरा। और इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो डी का जो है चौथा होगा जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही कुट जो होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, ए में है नाच्यो बहुत गोपाल, दलित जीवन, सूरज का सातवां घोड़ा, इलाहाबाद का परिवेश, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, गली आगे मूर्ति है, वाराणसी का शैक्षिक परिसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा राग दरबारी, शिवपालगंज, और अंतिम अड्डे जो है बहादुरगंज से संबंधित है। बसंती महानगर दिल्ली से, और कोरजा जो है बस्तर मध्य प्रदेश से संबंधित है। राग दरबारी जो है गली आगे मूर्ति है, वाराणसी का शैक्षिक परिसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा राग दरबारी, शिवपालगंज, और अंतिम अड्डे जो है बहादुरगंज से संबंधित है। बसंती महानगर दिल्ली से, और कोरजा जो है बस्तर मध्य प्रदेश से संबंधित है। राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है, अंतिम अड्डे निर्मल वर्मा का, और बसंती भीष्म साहनी का, और कोरजा जो है मेहरुनिशा परवेज का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा गदल, निहाल, गुल की बन्नो जो है वो होगा मिहिर लाल, और पिशनहारी का कुआं गोमती, एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी। तो इसका सही कुट होगा ए। गदल कहानी जो है रांगे राघव का है, जिसके पात्र निहाल है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है, जिसके पात्र है मिहिर लाल। और पिशनहारी का कुआं प्रेमचंद का कहानी है, जिसके पात्र है गोमती। और एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश का कहानी है, जिसकी पात्र है मिन्नी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा ए
बलकम खुद जो है, नामवर सिंह, बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह और नंद दुलारी वाजपेयी का आधुनिक साहित्य निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध, हमीदुल्ला दरिंदे, मुद्रा राक्षस, मर्जीबा और शंकर शेष पोस्टर। इतिहास चक्र जो है दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नाशिरा शर्मा का, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का और अंतहीन आकाश जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। रामेश चंद्र शाह का एक लंबी छां यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा संरचनावाद जो है क्लाड लेवी स्ट्रास का, अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू का, मूल्य सिद्धांत आई रिचर्ड्स का और यथार्थवाद जो है जॉर्ज लुकाच का और क्रोचे का जो है सिद्धांत अभिव्यंजना। श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है अंतिम अड्डे निर्मल वर्मा का और बसंती भीष्म साहनी का और कोरजा जो है मेहरू निशा परवेज का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा गदल, निहाल, गुल की बन्नू जो है वो होगा मिहिर लाल और पिशनहारी का कुआं गोमती, एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी। तो इसका सही कोट होगा ए। गदल कहानी जो है रांगे राघव का है जिसके पात्र निहाल है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है जिसके पात्र है मिहिर लाल और पिशनहारी का कुआं प्रेमचंद का कहानी है जिसके पात्र है गोमती और एक ठहरा हुआ चाकू मोहन डाकेश का कहानी है जिसकी पात्र है मिन्नी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा ए बलकम खुद जो है, नामवर सिंह, बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह और नंद दुलारी वाजपेयी का आधुनिक साहित्य निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सुरेंद्र वर्मा सेतुबंध, हमीदुल्ला दरिंदे, मुद्रा राक्षस, मर्जीबा और शंकर शेष पोस्टर। इतिहास चक्र जो है दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नाशिरा शर्मा का, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का और अंतहीन आकाश जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। रामेश चंद्र शाह का एक लंबी छां यात्रा साहित्य है।
प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा संरचनावाद जो है क्लॉड लेवी स्ट्रास का, अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू का, मूल्य सिद्धांत आई रिचर्ड्स का, और यथार्थवाद जो है जॉर्ज लुकाच का, और क्रोचे का जो है सिद्धांत अभिव्यंजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य का 80 वर्ष, और शिव कुमार मिश्र का जो है भक्ति और लोक जीवन, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है मुक्तिबोध का है। तो इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं अवतरण। बिंब विधान बहुत से विशृंखल क्षणों का एक समुच्चय होता है। उसका आधार जीवन और जगत की अनेकता में है। इसके विपरीत प्रतीक किसी सूक्ष्म और गहरी एकता का बोधक है। इसलिए प्रतीकों की योजना में आने जाने अनजाने एक तार्किक संगति अवश्य रहती है, परंतु बिंब विधान में तार्किक संगति का पाया जाना लगभग असंभव है, और यदि पाई भी जाती है तो वह उसकी तीव्रता को कम करती है, बढ़ाती नहीं। प्रतीक का स्रोत कवि के व्यक्तिगत अनुषंगों में हो सकता है, परंतु उसका आकलन आनुषंगिक नियमों के आधार पर नहीं होता। उसके निर्माण में अज्ञात रूप से सही एक प्रकार की अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा अवश्य रहती है, परंतु बिंब का संपूर्ण ढांचा आनुषंगिक नियमों के द्वारा बुना जाता है। इसलिए उसके संगठन के प्रायः अबौधिकता, अंतर्विरोध और व्यतिक्रम पाया जाता है। प्रतीक मूर्त और अमूर्त दोनों ही हो सकता है। इसके विपरीत बिंब के लिए ज्ञानेंद्रिय के किसी भी स्तर पर मूर्त होना आवश्यक है। यह मूर्तता केवल दृष्टि विषयक ही नहीं होती, नाद, घ्राण और स्वादपरक हो सकती है। प्रतीक किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं करता, केवल संकेत द्वारा उसकी किसी विशेषता को ध्वनित करता है। इसलिए प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग और एकांत रूप से भी संभव हो सकता है, पर बिंब की पृष्ठीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। तो यह अवतरण था और प्रश्नों को देखते हैं। तो 96 नंबर प्रश्न है, प्रतीक के आकलन का आधार क्या है? ऑप्शन है ए व्यक्तिगत अनुषंग, बी अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा, सी ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर अनिवार्यतः मूर्त होना, और डी वस्तु का चित्रांकन करना। तो इसका सही आंसर होगा बी अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए बिंब ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर मूर्त नहीं होता, बी बिंब विधान के तार्किक संगति रहती है, सी बिंब विधान बहुत से विशृंखल क्षणों का समुच्चय नहीं है, और डी बिंब की प्रश्नीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। तो इस सही आंसर होगा डी बिंब की प्रश्नीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है ए प्रतीक में तार्किक संगति अवश्य रहती है, बी प्रतीक संकेत द्वारा वस्तु की विशेषता ध्वनित करता है, सी प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, और डी प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है। ये जो है गलत है। प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है, जबकि अन्य कथन प्रतीक में तार्किक संगति अवश्य रहती है, प्रतीक संकेत द्वारा वस्तु की विशेषता ध्वनित करता है, और प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग एकांत रूप में संभव है। ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए तार्किक संगति बिंब की तीव्रता को बढ़ाती है, बी प्रतीकों में तार्किक संगति का अभाव होता है, सी बिंब के संघटन में अबौधिकता, अंतर्विरोध और व्यतिक्रम नहीं होता, और डी बिंब का ढांचा अनुषंगिक नियमों द्वारा बुना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी बिंब का ढांचा अनुषंगिक नियमों द्वारा बुना जाता है। ये कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए बिंब की मूर्तता केवल दृष्टि विषयक होती है, बी बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है, सी मूर्तता नाद, घ्राण या स्वेद से संबंधित नहीं होती, और डी बिंब ज्ञानेंद्रिय से असंबद्ध होता है। तो इसका सही आंसर होगा
बी, बिंब का ज्ञानेंद्रिय के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।